धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी मैं माननीय जानता हूं, कांग्रेस के बड़े योग्य नेता हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और बहुत आर्टिकुलेट भी हैं। मैं उनका भाषण सुन रहा था। अब वो, क्योंकि जैसा उन्होंने खुद भी एक बार कहा कि मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूं, तो कुछ ट्रेसेस उस अनुभव के भी संभवतः उनके भाषण में थे, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता रहा बार बार कि वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो वित्त विधेयक पर बोलें कि बजट पर बोलें। ये कंफ्यूजन जो है कांग्रेस का एक परमानेंट फीचर हो गया है। लेकिन चलिए, उन्होंने जो बात रखी है चर्चा में हम भी उसका कुछ जिक्र करेंगे, हमारे अन्य साथी भी करेंगे। मैं माननीय सभापति जी, 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक अलग प्रकार की सरकार आई और अपनी सरकार बनने के समय उन्होंने अपनी सरकार के बारे में ये बताया पूरे देश को कि सरकार किनके लिए काम करेगी। और मैं उनके खुद के शब्द यहां सदन में कोट करना चाहता हूं। 20 मई 2014, क्योंकि जो शब्द हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये एक प्रकार से कल जैसे लाइट हाउसेज का जिक्र चल रहा था, ये हम सबके लिए लाइट हाउस का काम करते हैं। उन्होंने कहा, सरकार वह जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह जो गरीबों की सुने, सरकार वह जो गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है, मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, यह सरकार उनके लिए है। ये 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा और पिछले 7 वर्ष इस बात के गवाह हैं कि निरंतर उस गरीब को ध्यान में रख करके दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का रास्ता है उस पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में एक दिन का भी अवकाश न लेते हुए देश को उस दिशा के अंदर बढ़ाया। मैं जरा जी वो मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा कि उसका क्या हाल हुआ, वो मैं बताऊंगा सर, थोड़ा मौका दीजिए। 30 बढ़ के आए कि नहीं इस बार? मैं जरा बापू का भी जरा स्मरण करना चाहता हूं। उनका बड़ा प्रसिद्ध तावीज है माननीय सभापति जी। अभी माननीय आपके कक्ष के पीछे, माननीय स्पीकर साहब के कक्ष के पीछे भी वो जो सभा कक्ष है उसमें वो लगा हुआ है, और समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने भी उसको अनेक बार पढ़ा होगा, देखा होगा। मैं दोहरा रहा हूं उसको, उसका संक्षिप्त सा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है वो। गांधी जी ने कहा, बापू ने कहा, जब भी आप किसी संदेह में हो तो खुद पर निम्न परीक्षा लागू करें। सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी, महिला का चेहरा याद करें जिसे आपने देखा होगा, और खुद से पूछें कि आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं वह क्या उनके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी होगा। अब कांग्रेस का तो बापू से कुछ मतलब है नहीं, उनके गांधी तो हैं उनके पास, पर गांधी उनके बदल गए हैं। तो जो भी है, लेकिन गांधी जी के, बापू के इस ताबीज के अनुसार ही जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 से ही प्रारंभ की गई।
गरीब को केंद्र में रख करके। और मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारा कभी कोई बजट हो, हमारा वित्त विधेयक हो, हमने कोई पूरक बजट प्रस्तुत किया हो, हमने कोई अन्य योजनाएं बनाई हो, हमने कोई कानून बनाए हो, तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय हमको इस ताबीज का और माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस बात को कहा प्रधानमंत्री जी ने, उस बात का हमेशा ध्यान रहा है और उसी दिशा के अंदर पढ़े। आज 9वां बजट है और यदि कोरोना का जो महासंकट का काल था उसमें कुछ पैकेज दिए गए, लगभग 21 लाख करोड़ का पैकेज था, वो 20 लाख नहीं 21 लाख करोड़ का लगभग पैकेज था, वो भी एक बजट जैसा ही था वो। यानी ऐसे जो भी है, इन सारे जो हमारे, जैसा मैंने कहा कि जो कुछ भी बजट के प्रस्ताव हुए, कुछ भी व्यवस्थाएं हुई, अब देखिए जैसे ताबीज के अंदर गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये जो जनधन योजना है, हम सब जानते हैं ये 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे आप यहां पर शिकायत करने के लिए आए हो, आप इस व्यवस्था को बदलते क्यों नहीं हो? आपको बदलना चाहिए इस व्यवस्था को, नहीं बदला, नहीं बदल पाए, ना सोच थी ना नियत थी। जनधन योजना आई, 1 रुपया चलता है 1 रुपया पहुंचता है। कहीं पर भी डीबीटी के अंदर कितने बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं। आज सामान्य गरीब व्यक्ति को भरोसा है कि नरेंद्र भाई मोदी, उनकी सरकार यदि मुझको 100 रुपए भेजेगी तो 100 रुपए मिलेंगे मुझको, 1000 भेजेगी तो 1000 रुपए मिलेंगे मुझको। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, वो महिला, यानी इन विषयों की चर्चा हुई है पहले भी। सौभाग्य योजना, बिजली नहीं थी। माने उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में तो ये हाल था, मैं सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं स्थिति का जिक्र कर रहा हूं। बिजली आती नहीं थी, और बिजली यदि कुछ आती थी तो वो 5 एक वीआईपी जिले छांट लिए गए थे, इसमें बिजली आती थी। बिजली आती नहीं थी। अब थी एक योजना चलती थी गांव के अंदर बिजली पहुंचाने की, उसमें गांव तक बिजली पहुंचती थी, प्रत्येक घर तक बिजली नहीं पहुंचती थी। मतलब सारी योजना है वो, सौभाग्य योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन, प्रत्येक घर में शौचालय बनवाना, आयुष्मान भारत, या प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास की योजनाएं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, श्रमयोगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना। कोई सोच सकता है 1 रुपया महीना, 12 रुपए साल, उसके अंदर 2 लाख का बीमा हो जाए? कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन जो सरकार का समर्पण था जिस बात के प्रति, उसी के आधार पर सारी चीजें चलती रही। माननीय सभापति जी, भ्रष्टाचार जब होता है तो सर्वाधिक जो उससे त्रस्त होता है वो गरीब होता है। पारदर्शी व्यवस्था होगी तो उसमें से समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, गरीब का कल्याण होगा। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए, पारदर्शी शासन प्रदान करने के, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे, उसमें बहुत भूमिका माननीय अरुण जेटली जी की, माननीय हमारी वित्त मंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से किया, निरंतर वैसे कानून बनाए, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इंसॉल्वेंसी और एंड बैंक्रप्सी कोड हो, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट हो, यानी कितना लोग परेशान रहते थे, प्लॉट कहां है, मकान कहां है, यानी इन सारे कानून, बहुत सारे कानून हैं। मैंने कुछ का जिक्र किया है केवल ये ध्यान दिलाने के लिए कि हमारी सोच, हमारी दिशा क्या थी। और इसी का परिणाम यह हुआ कि आर्थिक दृष्टि से जितने भी वैश्विक इंडिकेटर हैं, अब ये लोग न माने, हमारा इसमें कोई सूरज निकल रहा है परंतु कोई अपनी खोह में घुसा हुआ और प्रकाश नहीं है का हल्ला कर रहा है, हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है जी। लेकिन सारे इंडिकेटर, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो 134 से 63, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स हो 23 से 15, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो 76 से 48, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। और आप देखिए हमारी विश्वसनीयता का क्या स्तर है। कोरोना के महासंकट में जब पूरी दुनिया जूझ रही है, तब हमारे जो फॉरेन जो एक्सचेंज का जो हमारा भंडार है वो रिकॉर्ड $580 बिलियन पर है, जो हमारे प्रति विश्वास को, हमारी नीतियों के प्रति विश्वास को प्रकट करता है। हमने कंपनी दरों को बेहतर किया, दुनिया में हमारी जो
सेक्टर हैं वो कॉम्पीट कर सके। हमने अनेक सेक्टरों को एफडीआई के लिए खोला, हमने आयकर की दरों को ठीक किया, श्रम कानूनों और कृषि कानूनों को हमने बनाया। अब जो मैं कृषि कानून पर ज्यादा चर्चा, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता क्योंकि पूरी चर्चा हो चुकी है, परंतु आज भी पूरे देश के अंदर सामान्य किसान को कृषि कानूनों से लाभ हुआ है। कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, ये सामान्य कृषि किसान जो हमारा मानता है। और सबके कारण से ये जो उपाय हुए, सुधारात्मक उपाय हुए, उसके कारण से चित्र बदला। विश्वास तो हमारे प्रति निर्माण हुआ ही, उसके अलावा भी आप ये देखिए हमारे करदाताओं की संख्या 2014 में 3.31 करोड़ थी। हमने उनको आमंत्रित किया, हमने उनका सम्मान किया, और आज परिणाम यह है कि आज हमारे करदाताओं की संख्या 6.48 करोड़ है, लगभग दुगना, लगभग उसके अंदर इजाफा हुआ है उसके अंदर। और देखिए 2014 में हमारे जो बजट था उसका क्या आकार था, आपको ध्यान होगा 16 लाख करोड़ का लगभग हमारे बजट का आकार था। और सारे दबावों के बावजूद, सारी विपरीतताओं के बावजूद, ये जो विजन है, ये जो सोच है, ये जो काम किए गए हैं, उसके परिणाम से आज हमारा जो बजट है इस स्ट्रेस पीरियड के अंदर भी 34 लाख करोड़ का बजट हो गया है, जो हमारी इस दिशा के विषय में हमको बताता है। माननीय सभापति जी, देश की आजादी के बाद बड़ा उत्साह था, साथ ही हाथ बढ़ाना हम देखा करते थे उस समय की फिल्में वगैरह, बड़ा उत्साह था। ये देश के नवनिर्माण की जो जिम्मेदारी थी वो हमारी कांग्रेसी सरकारों के पास आई। परंतु मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहता हूं, दो ऐसी भूलें, मैं बहुत ज्यादा भूलों की चर्चा नहीं करूंगा, मैं दो ऐसी भूलें जिनका मैं जिक्र जरूर यहां पर करना चाहता हूं। पहला जो कदम होता है सभापति जी, वो दूरी तो 30 सेंटीमीटर की नापता है, परंतु दिशा भी तय कर देता। दूरी की समस्या नहीं है, दिशा की समस्या है। और 1947 में, 2000 नहीं, 1947 जब देश को आजादी मिली, उसके बाद से सरकारों के, जो कांग्रेस की सरकारें थी उनके ऊपर जिम्मेदारी आई। 1952 में पहली इलेक्टेड सरकार आई, उसके बाद जो पहले कदम का विचलन था, उस विचलन ने हमारी अर्थव्यवस्था को क्रमशः बर्बाद करता चला गया। वो विचलन, पहली बात उसके अंदर यह थी कि हमारी जो उस वक्त की सरकारें थी उनका रुझान वामपंथी था। अब वामपंथी रुझान के अंदर क्या है, अब वो फिर बात लंबी हो जाएगी, यानी उसमें कोटा परमिट का राज आता है, उसके अंदर लाइसेंस राज आता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार आता है, और ये सारी चीजें आई। हमने सोवियत संघ का हाल देखा है, अपने जरूरत भर की चीजें सोवियत संघ उगा नहीं पाता था, तैयार नहीं कर पाता था, उस कारण उसका विभाजन के कगार पर वो आया, विभाजन हो गया उसका। अपने देश के अंदर भी PL 480 का जो अनाज है हमको क्यों खरीदना, क्यों लेना पड़ा हमको? क्योंकि वामपंथी रुझान के कारण से हम सहकारी खेती की बातें करने लग गए थे। मैं तो चौधरी चरण सिंह जी, आज उनका स्मरण करना चाहता हूं, वो अड़ करके उन्होंने बातों को रुकवाया, उस वक्त का जनसंघ ने उन बातों को रुकवाया। हमको PL 480 के अंदर गेहूं का समझौता करना पड़ा, यह स्थिति हुई। अर्थव्यवस्था तो हमारी बर्बाद हुई ही इस वामपंथी सोच के कारण से। और 1962 में जो कुछ हुआ, हालांकि आज के उससे उसका विषय सीधा संबंध नहीं है, परंतु जिक्र करना चाहिए। अभी हमारे आदरणीय अमर सिंह जी उसका जिक्र कर रहे थे। क्या हुआ, सबने समझाया कि वामपंथ पर भरोसा मत करो, वामपंथ जो है ये विकास विरोधी है, चीन पर भरोसा मत करो, चीन स्वभाव से विस्तारवादी है, तिब्बत का मसला हुआ और सब मसले हुए, सावधान किया, सरदार पटेल ने सावधान किया, राममनोहर लोहिया ने सावधान किया, दीनदयाल उपाध्याय जी ने सावधान किया। परंतु ऐसा खुमार था वामपंथ का कि हमने अपना उद्यम भी हमारे बर्बाद हुए, और साथ ही साथ हम 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भी गंवा बैठे। आज के जो युवराज हैं, कई बार पर सवाल खड़े करते हैं, मुझे हैरत होती है, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। या तो उनको ये बात पता नहीं है कि 43,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर की जमीन कब गई थी, किसके जमाने में गई थी, और उसके कारण जो बढ़त उसको मिली,
चाइना को, उसको यदि किसी ने रोकने का काम किया है, चाइना को अपनी सीमा में रहने के लिए विवश यदि किसी ने किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माने कांग्रेस का जो हाल है, मैं कई बार सोचता हूं कि वास्तव में जो मैंने अभी कहा कि इतनी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, सच बात मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं है। मैं जरा, बिट्टू जी बैठे हैं, एक आपके लिए शेर अर्ज कर दूं मैं छोटा सा। जी जी जी, सच मान लीजिए, सच मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। प्लीज प्लीज समझिए, समझिए माशे जी। है जी, हाँ मैंने सुन लिया होगा बिट्टू जी ने। बिट्टू जी सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। अब बात को पलटिए कितना ही, अब शेर तो आप समझ ही गए, इसका मतलब ये है ना, सच मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। ठीक है जी। अब देखिए ये जो ये नीतियां, जी 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 जी, इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण से मैं इस बात को जरा अंडरलाइन करना चाहता हूं। 1961 में हमारी इकोनॉमी खुली, माननीय सभापति जी। मैं थोड़ा बहुत सख्त शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दबावों में खुली, लेकिन खुली। और उसका जो परिणाम हुआ, वो बहुतांश में परिणाम ये हुआ कि हम बहुत बड़े बाजार थे ही दुनिया में, हम एक बेहतर और भी बड़े बाजार के लिए जो ग्लोबल, हम जो कहते हैं हमने ग्लोबलाइजेशन हमने किया, हुआ वो, परंतु वो हमारे बाजार के उपयोग करने के की दृष्टि से हुआ। उत्पादन नहीं बढ़ा, यहां पर कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं आया। और मैं छोटे से उस वक्त के मैं आंकड़े दूं, छोटा सा आपको ध्यान दिलाऊं मैं, 1991 में जब अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया, तब हमारी जो विकास दर थी वो 1.05% थी 1991 में, और 1997 तक, उसके बाद अटल जी की सरकार आई, 1997 तक इसको ये जो दर थी वो 4.05% थी। ये तो जब बाद में 98 में 99 2000 अटल जी की सरकार, माननीय अटल जी की सरकार के नेतृत्व में देश चला, तब जो है उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हुई है। और हमने 2004 में उसको 8.4 पर छोड़ा। अब बड़ा मजेदार है, हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं वो कहते हैं कि साहब 10 साल में हमारी जो ग्रोथ है वो औसत 7 कुछ रही। वो साल की बात नहीं करते, हम ये बता रहे हैं, और ये ध्यान दिला रहा हूं मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को, कि 2004 में जो हमने ग्रोथ का की दर 8.4 छोड़ी थी, 2014 में वो इन्होंने ठीक उल्टा करके 4.8 पर ले आए। धीरे धीरे गिरती गई, और इसलिए वो देखने में ठीक लगे, 4.8 से बेहतर लगे, इसलिए उसका औसत ये बताने लगे। तब तक वो छुपाने की इनकी आदत है। ट्रांसपेरेंसी इनके स्वभाव में है नहीं, ट्रांसपेरेंसी हमारे स्वभाव में है। और इसलिए जब कोरोना के अंदर संकट बढ़ा तो हमारी भी तरफ ने कहा कि घाटा बढ़ गया है, हम एफआरबीएम वगैरह का जो एक निर्देश होता है या जो कुछ भी कह लीजिए, हमारा घाटा 9.5 हो गया है, जो चिंतनीय है, परंतु हमने उसको 6.5 नहीं बताया, हमने उसको कोई 8.2 नहीं बताया, हमने जो था वो बताया और आगे के लिए लक्ष्य भी बताया कि किस प्रकार से धीरे 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 अगले वर्ष 6.8, उसके बाद और आगे बढ़ते हुए हम अपनी यात्रा का, अपनी जो अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करेंगे। ये मैं कहना भूल गया था वित्त मंत्री जी, आप जो एक्स्ट्रा बजट लेके आए उसको अप्रिशिएट करता हूं। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो रिकॉर्ड पे अमर सिंह जी अप्रिशिएट कर रहे, वेरी गुड। एक्स्ट्रा बजटरी आप एलोकेशन इस साल बजट में लेके आए। अग्रवाल जी बोल रहे थे, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं कि वो अच्छा काम किया। Thank you, नहीं thank you, तो नहीं तो फिस्कल डिफिसिट you, तो sir, कुछ thank you, पता sir. तो लगता नहीं है। जी जी अग्रवाल जी जी थैंक यू। माननीय सभापति जी, मैंने एक समस्या का जिक्र किया, वामपंथी रुझान का। एक समस्या और थी, कांग्रेस की प्रारंभ से ही अपनी नीतियां बनाते समय वोट बैंक को साधने की कोशिश रहती थी। और इसके अंदर क्या होता था, यह समस्या नीति की से ज्यादा नियत की है।
लेकिन थी समस्या ये। उसका परिणाम क्या हुआ, मैं फिर बहुत विस्तार नहीं करूंगा इस बात का, कि जहां से उसको वोट नहीं मिलने हैं, कम मिलने हैं, वहां उसका ध्यान ही नहीं जाता था वर्गों को लेकर के। यानी एक हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है देश के संसाधनों पर। इससे खराब स्टेटमेंट देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के संसाधनों के बारे में हो नहीं सकता, लेकिन दिया गया। यानी ऐसा अधूरा विकास हुआ। वो कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अरे भाई, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा साल के साथ बढ़ता चला जाता है। 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का भी होता है, 20 साल का भी होता है। लेकिन कुपोषित बच्चा जिसका कोई हाथ पतला है, कहीं से कहीं पर उसका कंधा टेढ़ा हो रहा है, टांग में कहीं कुछ कमजोरी हो रही है, माने इस प्रकार का विकास हुआ है, कुपोषित विकास। ये जो दूसरा जो दोष था वोट बैंक की राजनीति का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वोट बैंक की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। कभी भी किसी भी योजना में, और हम केवल कह नहीं रहे हैं, हमारा व्यवहार देखिए आप। कहना तो कोई कुछ भी कह सकता है, गरीबी हटाओ कहा गया, हटी थोड़ी। तो जो कहा उसी प्रकार से व्यवहार करते हुए हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और देखिए 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है उनको छांटना, उनके लिए विशेष प्रावधान करना। नॉर्थ ईस्ट उपेक्षित रहता था, अलगाववाद को उस कारण से ताकत मिलती थी, हमने उसका ध्यान किया। हमने उसका निरंतर, माने जिस गति से वहां पर काम चल रहे हैं, आज प्रत्येक हमारे उत्तर पूर्व के अंदर रहने वाले हमारे नागरिकों को लगता है कि हम वास्तव में भारत के साथ पूरी तरीके से अधिकार संपन्न हम ऐसे नागरिक हैं, हम उसके बिल्कुल हर प्रकार से अभिन्न हिस्सा हैं। नहीं किया गया जो समग्र विकास के द्वारा। और देखिए माननीय सभापति जी, ये जो सोच है समग्रता की, ये देखिए सब जगह दिखाई देती है। अब जैसे स्वास्थ्य के लिए उपाय हुए, स्वास्थ्य की बात हुई, मैं थोड़ा बाद में भी आऊंगा। कई बार मुझे हैरत होती है जब कहते हैं कि भाई इसमें पैसा बढ़ाओ, इसमें पैसा बढ़ाओ, इसमें पैसा बढ़ाओ, लेकिन इसमें पैसा घटा दो। जहां से राजस्व आ सकता है उसमें तो घटा दो और खर्च बढ़ा दो। ऐसा कैसे हो जाएगा जी? जिन प्रधानमंत्री जी को मैं कोट कर रहा था, उन्होंने कहा कि पहला अधिकार संसाधनों का पर उनका होता है, अल्पसंख्यकों का। उन्होंने एक और बात कही, बढ़िया बात कही उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये भी कहा उन्होंने। वो अर्थशास्त्री हैं, जानवान अर्थशास्त्री हैं। वो तो नेतृत्व की बलिहारी थी, वो शायद उनको ठीक से काम नहीं करने देता था, उनके बनाए हुए बिलों को फाड़ देता था। तो नेतृत्व अद्भुत है, उनकी विद्वत्ता की छाप तो अमेरिका तक गई है। तो ये जो चीजें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो समग्रता की दृष्टि है, ये प्रत्येक क्षेत्र में माननीय मोदी जी के में दिखाई देती है। कोरोना का युद्ध, ये कोरोना का काल बीता, किस प्रकार से चीजों को व्यवस्थित किया जाए, एक एक बिंदु के ऊपर। अभी बातचीत हो रही थी, यानी विदेश नीति को पूरी तरीके से जोड़ करके, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल 1 वर्ष के अंदर 110 मीटिंग डिप्लोमेट्स के साथ दुनिया के उन्होंने की। हर एक पहलू पर उनका ध्यान रहता है। स्वास्थ्य की बात होती है तो स्वास्थ्य में स्वच्छता होनी चाहिए, स्वास्थ्य में योगा होना चाहिए, स्वास्थ्य के अंदर सस्ती दवाएं होनी चाहिए, तो जनौषधि केंद्र होने चाहिए, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत होना चाहिए। यार आप सोचते चले जाइए, कोई पहलू आपको ऐसा नहीं ध्यान में आएगा जिसका माननीय मोदी जी ने जिसकी तरफ ध्यान न दिया हो। और अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो रक्षा का मामला हो, अब यदि हम रक्षा का मामला है, हमको देश को हमने सुरक्षित करना है, तो हमारे सैनिक, उनका मान होना चाहिए। तो OROP लेकर के लटका हुआ था। मुझे ध्यान आता है, कब हंसी भी आती थी कि हमारे जो UPA 2 के अंदर बजट रखते तो कहते ना, हम भी करते थे। आप बजट कितना प्रावधान करते थे? 500 करोड़ का OROP के लिए। हमने OROP लेकर के आए, हमने सैनिकों की जरूरतें ठीक से पूरी की, हमने सीमांत प्रदेशों को ताकत प्रदान की, हमने विदेश नीति के माध्यम से हमने समझ को देखा, हमने रक्षा नीति को व्यापक बनाया। समग्र दृष्टि से, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो,
चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो होम का हो, चाहे वो कृषि का हो, मैं फिर विस्तार वैसे उन सब के जिक्र नहीं, पर्यावरण का हो, एक होलिस्टिक जो अप्रोच है वो हमको सबको दिखाई देती है। माननीय सभापति जी, कांग्रेस की ये जो दिशाहीनता थी इसने देश को बहुत तकलीफ में डाला है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई, लोगों को रोजगार नहीं मिले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, तो फिर नागरा वाला कांड भी हो गया, फिर फोन बैंकिंग भी हो गई, बीज वहीं छुपे हुए हैं सारे के सारे, विकास का कोई एजेंडा था नहीं। और आज तो वो कांग्रेस ऐसी कंफ्यूज पार्टी हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा, किसानों के बिलों में जो बातें आई हैं उसका वो समर्थन करती थी, अब विरोध करती है। कितने कितने विषय कहे जाए, यानी समझ में नहीं आता। चलिए मैं उसको नहीं बोलता हूं, मैं ये उसमें, नहीं तो वो G23 का मसला आ जाएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता है। अब देखिए राजनीतिक दृष्टि से आप देखिए, बंगाल में CPM साथ है, दोस्त है, और केरल में विरोध। कोई कोई समझ नहीं था क्या करे, सो कंफ्यूजन, सच ए बिग कंफ्यूजन। माने एक ये है, सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। परंतु साहब ये ऐसा होता नहीं है। बर्नाड शाह की कहानी सुनी है आपने? सुना दूं मैं? बर्नाड शाह बड़े विद्वान व्यक्ति थे, दुनिया के अंदर उनकी मान्यता थी, लेकिन कुरूप थे वो। तो एक बड़ी सुंदर सी महिला उनके पास गई, उन्होंने कहा कि देखिए शाह साहब, हमारा विवाह कर लें तो जो हमको संतान होगी आपकी तरह बुद्धिमान होगी और मेरी तरह सुंदर होगी। तो बर्नाड शाह बोले यदि इसका उल्टा हो गया तो, आपकी तरह मूर्ख और मेरी तरह कुरूप। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी कुरूप और नादान बच्चे से ही काम चलाना पड़ेगा। बहरहाल, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, हम इधर के नए रहे ना उधर के रहे। तो ये जो चतुराई है कि रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई, इसका वास्तव में अंजाम ये होने वाला है। अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमको देश को गौरवशाली बनाना है। हम प्रत्येक कदम कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, अभी पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय की डिमांड्स पर चर्चा हुई, हमारे मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया, उन्होंने इस बात की चर्चा की। आज हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे डॉक्टरों की, हमारे तकनीशियनों की बड़ी धाक है। नासा हो या कुछ भी, आप यू जस्ट नेम वन सिंगल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और हमारे लोग वहां पर हैं, अच्छी जगहों पर हैं, की पोजीशंस के ऊपर हैं। ये लड़के यहां क्यों नहीं काम करते जी? मैं ऐसे कई लोगों को व्यक्तित्व से जानता हूं, जिन लोगों ने अपने भाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार उचित शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यहां काम करने की कोशिश की, परंतु माहौल ही नहीं था। कोई उनको संरक्षण तो बहुत दूर की बात होती है, कोई प्रोत्साहन ही नहीं था, काम करने का वातावरण ही नहीं था। और इसीलिए हमारे यहां से लगभग 30,000 करोड़ का ये ब्रेन ड्रेन होता है। 76,000 है। 76,000। देखिए माने हमारे सांसद जी ने मुझको करेक्ट किया है। लेकिन अब पिछले 5-6 साल में, 7वां साल हो रहा है, कोई पूरा नहीं हुआ अभी, इसलिए मैं 6 साल कह रहा हूं, जो उपाय हमारे हुए, अब हमारा युवक बाहर जाने की नहीं सोचता है या कम सोचता है। और उसके ध्यान में पैसा नहीं है, उसके ध्यान में देश है। और इसलिए आज देखिए, आज भारत में दुनिया का, सुन लीजिए, आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसको मान्य किया गया है। देश में 38 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो $1 बिलियन से भी अधिक की वैल्यूएशन वाले हैं, जिनमें से 12 पिछले साल ही जुड़े हैं।
भारत सरकार ने 41,000 से अधिक स्टार्टअप की पहचान की है, जिनसे 5 लाख से अधिक के रोजगार पैदा हुए। स्टार्टअप की बात कर रहा हूं भाई, बाकी रोजगार के विषय में बड़ा आंकड़ा है, आपको ध्यान में नहीं आता है। आप क्योंकि फॉर्मल रोजगार की चिंता करते हैं केवल। सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देती है और उसके सारे उपाय किए उन्होंने, और उसके कारण से हमारे जो बेरोजगारी की दर थी, जो पहले 2013 में 5.67 थी, अब घट करके 5.36 कम है, और उसको कम करना है, परंतु हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, इस बात को प्रमाणित करता है। एक आंकड़ा में माननीय सभापति जी आपसे सदन के साथ मैं जरा साझा करना चाहता हूं कि इन सब चीजों के बाद ये समझे न समझे, पर देश क्या समझता है। अभी फरवरी में एक बड़ा प्रमुख एक समाचार पत्रिका है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पाक्षिक निकलती है, उसने एक सर्वे किया। उसने सर्वे किया प्रधानमंत्री जी की परफॉर्मेंस के बारे में, और उसने पूछा कि भी ऐसे लोग कितने हैं जो प्रधानमंत्री जी की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा मानते हैं। तो उनका जो नंबर था वो आया 30%, 30%। फिर कहा कि अच्छा जो अच्छा मानते हैं उनका आया 44%, और फिर कहा अच्छा जो औसत है ऐसे कितने हैं, तो वो आया 17%। गुड, बेटर, बेस्ट, और टोटल कितना है जी, सुने, 91%। ये लोकप्रियता, ये तपस्या की लोकप्रियता है, ये तपस्या का सम्मान है, ये कठिन परिश्रम का सम्मान है, ये ईमानदारी का सम्मान है, ये ट्रांसपेरेंसी का सम्मान है। और आपको ये तकलीफ है, आपको लगता है कि नीचे की जमीन खोजे कहां है, कहां वो जमीन, जमीन तो है ही नहीं। आसमान में खेती कर रहे हो आप, किसानों की बात करते हैं। माननीय सभापति जी हैं जी, आसमान में खेती कर रहे हैं साहब, वहीं महल बना रहे हैं। कोरोना का जो संकट था वो बहुत बड़ा संकट था, हमने माना है, सबने माना है इस बात को। आर्थिक संसाधनों का संकुचन हुआ, सामान्य जन बेहद कठिनाई में आया। आज भी उन दृश्यों को सोच, जैसा हमारे डॉक्टर अमर सिंह जी कह रहे थे, वो दृश्य वास्तव में सभी को उसने दहलाया है। परंतु जिस तत्परता के साथ, जिस समग्रता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ काम किए गए, वो भी दुनिया जानती है, देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है। मैं किसी संगठनों की जिक्र नहीं करना चाहूंगा, पर जिन संगठनों ने काम किया वो भी समाज के सामने आए हैं, उनको भी लोग पहचानते हैं, और जिन्होंने केवल बातें की उनको भी लोग पहचानते हैं। अब ऐसे समय में स्वाभाविक था कि जैसा सबने कहा भी, माना भी, कि अर्थव्यवस्था पर बड़े भारी दबाव आए, खर्चे बढ़ गए, आमदनी घट गई। जान है तो जहान है, पहला लक्ष्य यही था। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक हुआ, तो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे, तो जान भी जहान भी, फिर पैकेज आए, मतलब लेकिन जो भी है उसके अंदर बड़े खर्चे गए। मैं उनको आंकड़ों को मैं यहाँ पर ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आय कितनी कम हुई। कंपनी कर में अपेक्षा थी कि 6.81 लाख करोड़ की आय होगी, जो रह गई केवल 4.46 करोड़ की, घाटा हुआ 2.35 का, 35% कम था। अभी जो नया लक्ष्य लिया वो हमने 5.47 लिया है। आयकर के अंदर अपेक्षा थी कि आय होगी 6.38 लाख करोड़ की, हुई 4.59 लाख करोड़ की, घाटा हुआ 1.79 लाख करोड़, जो 28% था। आयात शुल्क 1.38 की अपेक्षा थी लाख करोड़ की, प्राप्त हुआ 1.12 लाख करोड़, उसके अंदर भी कमी हुई। विनिमय, हमारे डॉक्टर अमर सिंह जी कह रहे थे कि आपको लक्ष्य तो प्राप्त होते ही नहीं कभी, इस बार तो कमी हुए। अरे लक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं होते कि आपने कुछ चीजों को तो विनिवेश के लायक रखा ही नहीं है। एयर इंडिया कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें बता दो भैया, कोई खरीदार ला करके दे दो जो उसको चला ले एयर इंडिया को। बीएसएनएल का आपने क्या हाल किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड देख लीजिए ना बिट्टू जी जाकर के, क्या उसका हाल किया। मोदी जी की सरकार आने से पहले उसका क्या हाल था, अब क्या हाल है। तो आपने तो विनिवेश के लायक रखा नहीं। लेकिन तो भी इन सारे दबावों के बीच के अंदर
फिर खर्च ज्यादा हुए, मनरेगा में हुआ, किसान धन में, मैं उनको भी दोहराना नहीं चाहता। तो ऐसे सारे दबाव के अंदर, विषम परिस्थितियों के अंदर जो बजट आया उसमें करके प्रावधान आए, माने प्रावधान अपेक्षित है, आए तो कहां आया, थोड़ी कुछ भी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, अब भी उम्मीद नहीं, आशंका थी कि इस बार तो मैडम जरूर टैक्स लगाएंगी, मजबूरी है, पैसा चाहिए, पैसा खर्च करना है, तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और कई सारे अर्थशास्त्रियों ने इस बात को कहा, लेकिन वास्तव में मैं हृदय से संपूर्ण सदन की ओर से, और यदि मैं कह सकूं तो संपूर्ण देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। एक नया टैक्स भी हमने सामान्य जन के ऊपर हमारी सरकार ने नहीं लगाया। अद्भुत, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। माहौल ये बनाइए बिट्टू जी। आज हमने सरदार भगत सिंह की कुर्बानी को याद किया है, कहां से आएगा पैसा आप बता दीजिए। और इस बात का सवाल बीच में उठा है, हमारे वित्त राज्य मंत्री ने उसका उत्तर दिया है, जीएसटी के अंदर लाना, सारी बातें चल रही हैं। फिर तीसरी बार कह रहा हूं, कर लीजिए ना चर्चा उनसे, पेड़ पर पैसे नहीं उगते। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे प्रपोजल्स हैं, आप देखिए, मैं समझता हूं कि टैक्स नहीं लगाया, लेकिन फिर सबसे पहला जो प्रणाम किया हमारी वित्त मंत्री महोदया ने, वो हमारे 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए किया। एक कृतज्ञ प्रधानमंत्री जी का, कृतज्ञ मुख्यमंत्री हमारे वित्त मंत्री जी का, और मैं कहता हूं कृतज्ञ संसद का भी अपने बुजुर्गों को प्रणाम था कि उनको कम से कम इतना तो हो कि उनको कहीं जो रिटर्न्स है भरने से उनसे छूट मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। और देखिए साहब, हमने कुछ महत्वपूर्ण समय सीमा के अंदर हमने उसमें कमी की। हमने विवाद समाधान समिति उनका गठन किया, विवाद निपट जाए। फेसलेस आयकर अपील पहले भी हमारी कोशिश थी, अब उसका जो प्राधिकरण है उसको हमने ITAT को भी हमने फेसलेस ही बनाया। श्रमिक कल्याण कोष के अंदर कर्मचारियों के समयपूर्वक अंशदान जमा होने में कुछ लोग गलत कर देते थे, उसको हमने कहा कि नहीं, यदि आपने अंशदान नहीं किया है तो आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी। यानी ऐसे किफायती आवासन के संबंध में हमने व्यवस्थाएं बनाई। स्टार्टअप के लिए हमने कर लाभ की जो सीमा है वो बढ़ाई, ऑडिट से छूट दी। यानी ऐसे अनेक प्रकार के, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बात हमारे माननीय सांसद ने कही, कांग्रेस के ने, हमारी सोच ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक जो उत्पादन है, घरेलू उत्पादन है, वो बढ़े। हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको संरक्षण मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। जो चीज हम आयात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ बन सकती है, तो हमको कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो सारी चीजें हैं, हमारी दिशा साफ साफ ये रही है कि हम अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाते हुए दुनिया के ऊपर जो हमारी निर्भरता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, उसको हम घटाते चले और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। मैं सभापति जी, मुझे आशंका है आप कभी भी घंटी बजा सकती है, तो मैं बस जल्दी खत्म करता हूं। हमारी जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने क्रिकेट का जिक्र किया था। क्रिकेट थोड़ा आकर्षक तो खेल है ही, तो मैं उसी की भाषा में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, क्रिकेट में प्रत्येक सेंचुरी का महत्व होता है, लेकिन जब जो है पिच अनइवन हो, पिच अनप्रेडिक्टेबल हो, समय लगाई गई है, विरोधियों ने सब तरफ से घेर रखा हो, तब की सेंचुरी का आनंद और गौरव कुछ और ही होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कप्तान के नेतृत्व में, हमारी वित्त मंत्री जी ने हमेशा सेंचुरी मारी है, परंतु इस अद्भुत भयंकर दबाव के बीच में जो उन्होंने शतक लगाया है, उसका विशेष सम्मान है, विशेष गौरव है, और पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो बजट है, ये जो वित्त विधेयक है, ये केवल इस वर्ष का वित्त विधेयक नहीं है। ये देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि 75 वर्ष, हमारा 75वां वर्ष शुरू हो गया देश की आजादी का।
अमृत महोत्सव प्रारंभ हो गया है और 2047 में हम 100 वर्ष हमारी आज़ादी को हो जाएंगे। ये बीच के जो 25 साल हैं, इसमें हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, देश को आत्मनिर्भर बनाएं, दुनिया का सर्वाधिक समर्थ देश बनाएं, और उसका जो आधार है वो ये बजट है, ये वित्त विधेयक है। ये मैं कहना चाहता हूं, चुनौतियों का शिखर बड़ा ऊंचा था, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में हमने उस शिखर को अपने पुरुषार्थ को जागरण करके देश की सामर्थ्य को जगाते हुए पार किया है, चढ़ा है। अभिनंदन है, अभिवादन है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वेरी गुड। आज तो कमाल ही कर दिया।